हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों एसेंशियल होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी रिजल्ट्स इन मोर स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी। मतलब जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी स्पीशीज़ में, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी में क्या देखा जाएगा, स्टेबिलिटी देखी जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो कम्युनिटी कैसा होगा, स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी होगा। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम क्या है। बेसिकली इकोसिस्टम में हम रिलेशनशिप देखते हैं किनके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसको हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब ये दोनों ही, चाहे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें, ये किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कोई भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट भी करता है तो किसके वजह से, इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने बायोटिक फैक्टर्स हैं और एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं, और यही इंटरैक्शन और इंटरडिपेंडेंस डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम कितना हेल्दी होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज देर इज़ अ कैट। अब कैट क्या क्या कंज्यूम करती है, वो मिल्क पे भी फीड करती है, अगर फिश अवेलेबल है तो वो फिश खा सकती है, और अगर माइस रैट ये अवेलेबल है तो वो ये भी खा सकती है। नाउ सपोज कि किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो मिल्क देने वाले एनिमल है वो हट जाए, मतलब नॉन एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट ना करे उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, तो क्या ये कैट मर जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास अदर फूड ऑप्शन है। या तो वो फिश के ऊपर डिपेंड कर सकती है, या तो माइस के ऊपर, या कोई और चीज़ जो वो खाकर सरवाइव कर सकती है। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि जितना ज़्यादा ऑप्शन इकोसिस्टम में अवेलेबल होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी बन जाएगी। Therefore, if there are more variety of species in the ecosystem, the community is more stable. यानी कि बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे डाइवर्सिटी, जैसे जैसे वैरायटी इंक्रीज करेगा, वैसे ही ये क्या रिजल्ट करेगा, इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। हर वैरायटी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे हर एक स्पीशी इकोसिस्टम में अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक भी उनमें से एग्जिस्ट ना करे तो ये किसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, ये पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। और क्या भी हो सकता है, इकोसिस्टम में एक डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। सो इफ द डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इट विल बूस्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। उसमें फूड सोर्स की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रहेगा, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी विल इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि ensure sustenance of all life forms। मतलब बायोडाइवर्सिटी ensure sustenance of all life forms। कैसे? सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक फूड चेन का, जिसमें हम लेंगे प्राइमरी, जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्या है, प्लांट। सपोज प्लांट पर फीड कर रहे हैं गोट, गोट पर फीड कर रहे हैं टाइगर्स, और एक टाइम पर टाइगर भी क्या करेंगे, मर जाएंगे, और इन पर फीड करेंगे हमारे डिकम्पोजर्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं।
और फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब टाइगर की डेड बॉडी को डिके कर देंगे, वो मैन्योर बन जाएगा, तो अगेन जो मैन्योर होगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, ये हम लोग जान रहे हैं, और ये साइकिल ऑन एंड ऑन ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी एंश्योर सस्टेनेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी होगी, वेराइटी डाइवर्सिटी जितनी अच्छी होगी, वो एक हर लाइफ फॉर्म को सस्टेन या मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नाउ सपोज कि इस फूड चेन में अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप एक्सटिंक्ट कर जाए, सपोज कि टाइगर का पूरा एंटायर ग्रुप एक्सटिंक्ट कर गया, तो टाइगर के गायब हो जाने से इस पर डिपेंडेंट कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये रन शॉर्ट करेगा किसका? फूड का। और इसके सर्वाइवल पर भी क्या आएगा? बात आ जाएगी कि अगर ये जिस फूड पर डिपेंड कर रहा है अगर वो ही अवेलेबल ना हो, तो ये भी क्या होगा? अल्टीमेटली स्टार्व करेगा और मरने लगेगा। प्लस जिस पर ये टाइगर फीड करता था, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल्ड, और जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर। क्यों? क्योंकि अब ये एंटायर ग्रुप कॉम्पीट करेगा फूड के लिए, क्योंकि उसको भी क्या करना है? सर्वाइव करना है। अल्टीमेटली जो फूड सोर्स है गोट के लिए वो भी शॉर्ट करेगा और वो भी अफेक्ट करेगा इस एंटायर कम्युनिटी पर। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्ड है, अगर बायोडाइवर्सिटी में बैलेंस मेंटेन है, तो ही वो क्या करेगा? हेल्प करेगा कि हर एक लाइफ फॉर्म जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्रेजेंट है वो सरवाइव कर सके, बेटर सरवाइव कर सके। और जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, अगर एक पर्टिकुलर स्पीशी एक्सटिंक्ट कर जाता है या गायब हो जाता है, तो वो पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, इसको समझने के लिए हम एक हाइपोथेसिस की सहायता भी ले सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस क्या है? रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। बेसिकली दिस हाइपोथेसिस टॉक्स अबाउट ईच एंड एवरी स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। ये हाइपोथेसिस किसके बारे में बात करता है? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज इन इकोसिस्टम। मतलब हम किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो कितना ही छोटा से छोटा क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, हम उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो नहीं रहेगा तो क्या होगा। रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस कंसिडर करता है हर एक स्पीशी को जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस दिया गया था पॉल एरलिख के द्वारा। रिवेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिवेट को हम बोल सकते हैं एक स्मॉल पिन, या आप लोगों ने सुना होगा वर्ड बोल्ट, जो दो चीज़ों को जोड़ने में मदद करता है। एंड पॉपर का मतलब क्या है? पॉप करना, मतलब टेक अवे। तो बेसिकली रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है? इस रिवेट पॉपर का मतलब क्या है कि अगर हम एक स्मॉल पेन या बोल्ट को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, तो क्या होगा? इसके बारे में रिवेट पॉपर जो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम इस हाइपोथेसिस के थ्रू बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक शिप है। अब इस शिप को बनाने के लिए, इस शिप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स यूटिलाइज किए गए होंगे, और हर एक पार्ट को क्या किया गया होगा? फिक्स किया गया होगा। और किसकी मदद से फिक्स किया गया होगा? बहुत सारे बोल्ट्स यूज़ किए गए होंगे ताकि हर एक पार्ट्स को फिक्स करके एक बड़ा शिप तैयार किया जा सके, ताकि उसमें लोग ट्रैवल कर पाएँ आसानी से, है ना। तो सपोज कि इस पर्टिकुलर शिप में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो सेल कर रहे हैं। अब उसमें से एक पैसेंजर क्या करता है? एक बोल्ट निकाल देता है।
सपोज कि एक पैसेंजर है, वो इस शिप से बाहर निकलता है और इस शिप का एक बोल्ट निकाल देता है। तो इतना बड़ा सा जो ये जहाज़ है, इतना बड़ा सा जो ये शिप है, अगर एक छोटे से बोल्ट को उसमें से निकाल दिया जाए तो क्या इस शिप को बहुत असर पड़ेगा? क्या वो शिप तुरंत डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बोल्ट अभी भी मौजूद है उस पर्टिकुलर शिप में, जो उसको अभी भी जोड़े रखा हुआ है। वो तुरंत से वो शिप डिसमेंटल नहीं हो जा रहा है एक बोल्ट के निकल जाने के वजह से। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल या बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा उस पर्टिकुलर शिप में एक बोल्ट के निकल जाने के कारण। लेकिन सपोज 100 यात्री इस पर्टिकुलर शिप में सेल कर रहे हैं और एक एक यात्री, एक एक ट्रैवलर इस शिप से निकलता है और एक एक बोल्ट निकालता चला जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे जैसे बोल्ट खुलते जाएंगे, शिप का जितना भी पार्ट्स प्रेजेंट है वो क्या होगा? धीरे धीरे डिसमेंटल होता चला जाएगा, वो लूज होता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये शिप टूट जाएगा, बिखर जाएगा और डूब जाएगा। तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो बिल्कुल किसकी तरह है? हमारे इस शिप की तरह है, जो कि बहुत सारे बोल्ट से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बोल्ट का रोल कौन निभा रहे हैं? जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट है, जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट है, ये बोल्ट्स का फंक्शन निभा रहे हैं। और हर एक स्पीशी का क्या रोल है यहाँ पे? हमारे शिप को, यानी कि हमारे इकोसिस्टम को जोड़े रखना। सपोज कि 100 स्पीशीज में से अगर एक स्पीशी भी एक्सटिंक्ट कर जाए, एक बोल्ट निकल जाए, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर शिप को। लेकिन अगर धीरे 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 करते करते अगर एक एक स्पीशी एक्सटिंक्ट होता चला जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर सकता है हमारे इकोसिस्टम पर। और इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था कि बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी हमारे इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के एक पार्ट हैं। हम भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा इकोसिस्टम स्टेबल हो, उसमें किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, उनके लाइफ को किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट ना हो, वो भी उतना ही इक्वली सरवाइव कर पाए इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, ताकि उनके जीवित रहने के वजह से हमारा लाइफ क्या रहे? सुरक्षित रहे। एट इनिशियल स्टेज, मतलब शुरुआत के समय में अगर एक स्पीशी एक्सटिंक्ट कर जाए तो हमें नहीं पता चलता है कि हमारे इकोसिस्टम को क्या नुकसान हुआ है। लेकिन धीरे 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 करके अगर एक एक स्पीशी एक्सटिंक्ट करता चला जाए तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए डेडली हो सकता है, एक बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग कॉज हो सकता है।